हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आइस की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्ति या भित्तियां लैगून की उत्पत्ति से संबंधित हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी बैरियर रीफ, अवरोधक भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति और एटॉल। तो आपको पता होगा ये तटीय प्रवाल भित्ति जो है लैगून से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये घुमावदार नहीं होती हैं। और जो ग्रेट अवरोधक जो भित्तियां हैं उनके वो छिछली पानी की अवस्था में होती हैं, और एटॉल जो है वो एक तरह से घोड़े की जो नाल होती है उस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो मध्य में क्या हो जाता है, लेगून की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। तो इस वजह से पहला और तीसरा जो है इसका आंसर है। देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाला शब्द ऑर्फन ड्रग्स निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है जानलेवा रोगों या दुर्लभ विकारों की चिकित्सा के लिए उपयोगी औषधि है ये, या फिर दो या दो से अधिक सक्रिय औषधि सामग्रियों का खुराक डोज यानी डोज के एक निश्चित अनुपात में संयोजन है। ऐसी औषधियां जिनके पेटेंट अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसी औषधियां जिन्हें WHO द्वारा उनके हानिकारक साइड इफेक्ट के कारण प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है दुर्लभ जानलेवा रोगों या दुर्लभ विकारों की चिकित्सा के लिए उपयोगी औषधि, इसे कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कार्बन और फास्फोरस चक्र में वास्तविक अंतर है क्या? आखिर आपने सुना हो, आपने पढ़ा होगा पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। तो कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र में अंतर क्या है? तो ऑप्शन है पहला आपका, कार्बन चक्र के विपरीत फास्फोरस चक्र में फास्फोरस पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो ये गलत है, ये अंतर नहीं है इसमें। देखिए, और दूसरा ऑप्शन है आपका, कार्बन चक्र के विपरीत फास्फोरस वातावरण में श्वसन द्वारा मुक्त नहीं किया जाता। तो यही है एक तरह से आंसर इसका। कार्बन चक्र में ऐसा होता है, मुक्त किया जाता है श्वसन द्वारा, और फास्फोरस चक्र में फास्फोरस वातावरण में मुक्त नहीं किया जाता है। तो यही इसमें अंतर है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरंभ की गई सक्षम परियोजना। ये सक्षम परियोजना थोड़ा सा ध्यान में रखें, हाल ही में चली है ये। निम्नलिखित में से किन कार्यों की मदद करती है? किन कार्यों में मदद करती है? ये वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में मदद करती है, और दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय कस्टम विभाग के सिंगल विंडोज इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड के विस्तार में करती है ये, या फिर इज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार में करती है। तो ये तीनों में ही सक्षम परियोजना मदद करती है कार्यों में। तो तीनों आंसर हो जाता है इसका, 1 2 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में वतन और तनख्वाह प्रकार हैं। किसके प्रकार थे ये वतन और तनख्वाह? तनख्वाह से आप पता होगा भूसंपत्ति और जो जागीर के रूप में दी जाती थी, उसी से वेतन वगैरह दिया जाता था, जिसे तनख्वाह कहा जाता था, उसे आज भी कहा जाता है। तो ये भूसंपत्ति के रूप में दी जाती थी। देखिए, हाल ही में इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है इस बार। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, स्क्रैमजेट ईंधन को जलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। तो आपको पता होगा, बिल्कुल सही है जी, ये इसी वजह से फेमस था स्क्रैमजेट, क्योंकि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। बाकी को जो इंजन करते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो यही इसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, स्क्रैमजेट इंजन इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो लिखा हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट है, स्क्रैमजेट इंजन से चालित रॉकेट ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक तेजी से उड़ान भर सकता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है तीनों के तीनों। तो ये स्क्रैमजेट के बारे में था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है? आपको पता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो राज्य सूची है, तो उसके अंतर्गत क्या है ये पूछ रहा है ये। तो रेल, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य
या विवाह और तलाक। तो इसमें जो राज्य सूची का विषय है वो है आपका लोक स्वास्थ्य, और रेलवे जो है सेंटर का है यानी संघ सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का है, और विवाह और तलाक ये भी समवर्ती सूची में आता है। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। दोहरा कराधान निवारण समझौता है यानी DTAA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह उन मामलों में लागू होता है जहां कोई करदाता एक देश में रहता है और किसी अन्य देश में आय अर्जित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह किसी देश को एक आकर्षित विदेशी निवेश गंतव्य बनाने में मदद करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में सही हैं। दोहरा कराधान निवारण समझौता ये अक्सर दो देशों के मध्य होता रहता है, इस वजह से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, करंट में चलता रहता है ये। तो एक और दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएं हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें दो या अधिक पोषण स्तरों के संबंध समान प्रजाति सम्मिलित नहीं होती। दूसरा स्टेटमेंट है पारिस्थितिक पिरामिड में मृत जीवियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। और तीसरा स्टेटमेंट है यह किसी खाद्य जाल के बजाय एक सरल खाद्य श्रृंखला के आधार पर बनता है। तो आपको बता दूं मैं, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो सम्मिलित ये करता है मृत जीवियों को। तो आंसर है इसका पहला स्टेटमेंट, और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाता है पहला और तीसरा। यह दक्षिण भारत में हुए सबसे बड़े आदिवासी विद्रोह में से एक था, जिसमें 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में तटीय आंध्र प्रदेश में पहाड़ी आदिवासियों ने उन नए प्रतिबंधात्मक वन नियमों, ये ध्यान में रखना है, वन नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया जो उन्हें उनकी परंपरागत कृषि प्रणाली को अपनाने से रोकते थे। तो ये वनों से संबंधित था। तो ये कौन सा विद्रोह था? ये विद्रोह था आपका रंपा विद्रोह। इसे आप याद रखें, पर्यावरण से रिलेटिव भी है और ऐतिहासिक भी है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है और नया भी है ये, जो अब तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधाराएं प्रशांत महासागर में बहती हैं। फॉकलैंड और क्यूरोशिबो और बेंगुला। तो आपको बता दूं मैं, क्यूरोशिबो जो है जापान के तट पर बहती है, तो ये किस में है? प्रशांत महासागर में। फॉकलैंड आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और बेंगुला आपको पता है दक्षिण अटलांटिक की है। तो आंसर हो जाता है केवल इसमें से दो, और मैंने अलग से वीडियो बनाया है इसके ऊपर, धाराओं के महासागर, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लेना उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत प्रसव करवाने वाली महिलाओं को सशर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करना है। और दूसरा स्टेटमेंट है यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। तो इसमें से जो आंसर है वो आपका तीसरा केवल सही है। और इसमें क्या है कि संस्थागत प्रसव कराने के लिए इसके तहत जो है मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा, नगद में नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और ये बाल विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो केवल 3 आंसर है इसका। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपको ठीक लग रहे हो वीडियो। वैसे बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए हैं मैंने, ये आपको लाभ होगा, ज़रूर होगा, बिल्कुल फ्री में, IAS फ्री में, और पीसीएस के लिए भी देख सकते हैं इन्हें, आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे कुछ इसमें। और जिस प्रकार से IAS में बन रहे हैं वही क्वेश्चन एक तरह से इसमें हैं, क्योंकि ये विजन IAS की टेस्ट सीरीज आपको पता है सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है विजन IAS की है। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। तो देखते रहें, धन्यवाद।